नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बेहद खास कार्यक्रम जो कि आपको रूबरू कराएगा दुनिया भर में हो रही उन तमाम घटनाओं से जो भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर डालती हैं। दुनिया की बड़ी खबरों के अलावा इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में घटी कोई भी घटना आखिर क्यों अहम है। मिलवाते हैं उन खास शख्सियतों से जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज को प्रभावित कर रही हैं, और लेते हैं उन देशों की खबर भी जिनके बारे में आप शायद ज्यादा न जान पाए हों, लेकिन दुनिया की सियासत को वो अपने ढंग से बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, होती हैं कुछ हल्की फुल्की बातें भी, कुछ अनकही कहानियां और दुनिया के उन देशों की सैर जिनको हमने अब तक कम जाना है, कम देखा है। अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ। हम लाए हैं आपके लिए सारा जहां। और इससे पहले कि हम हफ्ते की बड़ी खबर का रुख करें, आइए देखते हैं सारा जहां की खास खबरें। शंघाई कोऑपरेशन की बैठक में अफगानिस्तान रहा चर्चा का अहम मुद्दा। पर्यवेक्षक देश के तौर पर संगठन में हुआ शामिल। अगले हफ्ते भारत अमेरिका बातचीत में भी मुख्य मुद्दा होगा अफगानिस्तान। पर्यावरण पर चिंता के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 20 साल बाद फिर जुटेंगे दुनिया के देश, लेकिन पर्यावरण समझौतों को लागू करने देशों की आनाकानी अभी भी बड़ी चिंता। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का नंबर 2 आतंकी अबू याहिया अल लीबी। सर पर था $1 अरब का इनाम। अमेरिकी पाक रिश्तों में तनाव। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। विश्व राजनीति में इन दिनों अफगानिस्तान चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। रूस और चीन के प्रभाव वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में भी अफगानिस्तान चर्चा का केंद्र रहा और उसे ऑब्जर्वर देश का दर्जा दिया गया। तो वहीं अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लियोन पनेटा ने के हालिया भारत दौरे में भी अफगानिस्तान एजेंडे में ऊपर देखा गया। अगले हफ्ते ही भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में एक अहम बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि इसमें अन्य मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान पर भी प्रमुखता से बहस होगी। बीजिंग में 6-7 जून को संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में अफगानिस्तान चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा। तालिबान की सत्ता उखड़ने के 1 दशक बाद भी अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं आ पाई है। 2014 के बाद नाटो सेनाओं की भी वहां से वापसी हुई है। ऐसे में चीन और रूस की अगुवाई वाले SCO संगठन के 6 स्थायी सदस्यों ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान को उसके हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता और नाटो के हटने के बाद SCO की वहां बड़ी भूमिका हो सकती है। अफगानिस्तान में चीन के भी अपने व्यापारिक और रणनीतिक हित हैं। 当前阿富汗已经进入关键的过渡期，中国是阿富汗可以信赖的邻居和朋友，无论是现在还是将来，中国都将坚定不移地奉行对外友好政策。 अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। भारत SCO में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ। विदेश मंत्री SM कृष्णा ने अफगानिस्तान समेत पूरे मध्य एशिया में भारतीय हितों के मद्देनजर इस संगठन की स्थायी सदस्यता पर जोर दिया। चीन हालांकि कुछ वक्त पहले तक इस पर सहमत नहीं था, लेकिन बदली परिस्थितियों ने उसे भी सोचने पर मजबूर किया है। SCO में पाकिस्तान भी पर्यवेक्षक देश के तौर पर शामिल था। भारत ने SCO की स्थायी सदस्यता का दावा पेश करते हुए कहा है कि आतंकवाद जैसे बड़े मसले से निपटने के लिए मजबूत साझेदारी की जरूरत है, जिसमें उसकी भूमिका अहम है। India would be happy to play a larger, wider and more constructive role in the SCO as a full member as and when the organization finalizes the expansion modalities. We welcome the general trajectory of the SCO towards expansion and redefinition of its role. We feel a wider and more representative SCO will be able to deal more effectively with the common challenges of security and development in our region. बीते 5 जून को अमेरिकी रक्षा सचिव लियोन पनेटा भी भारत दौरे पर आए थे। उनके एजेंडे में
अफगानिस्तान समेत पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र था। पनेटा की यात्रा का मकसद अफगानिस्तान में भारत को आर्थिक भागीदारी के लिए सहमत करना था। इसके अलावा अमेरिका नई एशिया नीति के तहत एशिया प्रशांत में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान से सेना हटाने समेत चीन के प्रभाव के खिलाफ संतुलन बना रहे। पनेटा इसके लिए फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर से सहमति बनाते हुए दिल्ली आए थे। भारत दौरे के ठीक बाद पनेटा अफगानिस्तान पहुंचे थे। I urge India's leaders to continue with additional support to Afghanistan through trade and investment, reconstruction, and help for Afghan security forces. We both realize how important it is to ultimately have a stable Afghanistan if we are to have peace and prosperity in this region. 13 जून को वाशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर तीसरी सालाना बैठक होनी है। इसके लिए विदेश मंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 11 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा। इस दौरान आतंकवाद, व्यापार समेत अफगानिस्तान पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में 28 जून को अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन हो रहा है। इसका मकसद अफगानिस्तान में विकास के लिए निवेश के रास्ते तलाशना है। बैठक में अफगानिस्तान के साथ कई विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी न्योता भेजा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे को बेहतर समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जेएनयू से प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो खासकर अफगान मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर सचदेवा, स्वागत है आपका शारजाह में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले एक हफ्ते की अगर हम एक्टिविटीज़ देखें, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को देखें, तो अफगानिस्तान जो है वो एक सिंगल शब्द उभर कर सामने आता है। अचानक अफगानिस्तान का इतना महत्व कैसे? अफगानिस्तान का महत्व तो पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा रहा है और दुनिया की राजनीति में मुझे लगता है आने वाले कुछ साल के ऊपर अफ़गानिस्तान काफ़ी छाया रहेगा। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर जानकार लोग ये मानते हैं कि जो कुछ दुनिया की अर्थव्यवस्था में होगा, जो कुछ दुनिया की राजनीति में होगा, उसमें एशिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा, एशिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और उसके अंदर जिस ढंग से अफ़गानिस्तान के अंदर ये पूरा 10 साल से युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व के देश, पश्चिमी देश, यूएसए, नेटो सब वहाँ पे मौजूद हैं और जिस ढंग से उसका परिणाम निकलेगा अफ़गानिस्तान के इस युद्ध का, उसका इस पूरी एशिया की राजनीति के, इस पूरी एशिया की सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि एशिया जो कि महत्वपूर्ण है, एशिया के लिए अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए एशिया महत्वपूर्ण है, इसलिए अफगानिस्तान केंद्र बिंदु बना हुआ है। अभी हमने देखा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई है, उसमें भी जिस तरह से ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया, वो भी स्ट्रेटेजिकली वो लोग थे, तमाम वो देश थे जिनका कि अफगानिस्तान से कुछ ना कुछ लेना देना था। भारत से लेके पाकिस्तान, ईरान, खुद अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर था। आपको लगता है कि इस पूरी बैठक में जो चीन का मकसद था अफगानिस्तान को लेकर अपने एक जो पैसिव रोल से एक्टिव रोल में आने की जो एक रणनीति थी, वो कामयाब हुआ है चीन? एक बात तो काफ़ी साफ हो रही है कि 2014 के बाद चीन का रोल अफगानिस्तान में पहले से ज़्यादा रहेगा। अभी तक सिर्फ आर्थिक तौर पे वहाँ पे रहा है। अब हो सकता है धीरे धीरे रोल वो बढ़े, लेकिन वो रोल अपने आप अकेला लेने में समर्थ नहीं है और वो चाहता भी नहीं है। तो इसलिए किसी तरीके से ये कोशिश हो रही है कि 2014 के बाद, क्योंकि जो अनिश्चितता की जो स्थिति है, उसके बाद हो सकता है एससीओ कंट्रीज़ किसी ढंग से थोड़ा सा उनका रोल पहले से ज़्यादा, क्या होगा अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उसके बारे में जो सारे नारकोटिक्स का और उसके ऊपर फिलहाल अभी तक ज़्यादा जोर था। लेकिन जिस तरह से 2014 में आपने कहा कि वो कोशिश कर रहा है रिप्लेस करने की, क्या अगर हम नेटो वर्सेस एससीओ देखें, जिस तरह से कुछ नेशनल प्रेस जो है चीन का वो मजाक उड़ाता हुआ नजर आया नेटो का, लेकिन और एससीओ को उसने प्रमुखता से छापा, वो बनता भी है उनका, लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो क्या ये न्याय संगत है कि अभी ना सही तो 2014 तक ये एससीओ वर्सेस नेटो है? नहीं, एससीओ वर्सेस नेटो तो शायद नहीं है, लेकिन एक तो पॉजिटिव ढंग से देखा जाए तो एससीओ के जितने देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, चीन है और जो ऑब्जर्वर हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान है, सभी के सभी काफ़ी चिंतित हैं कि 2014 के बाद अफ़गानिस्तान में क्या होने वाला है। तो उसके बारे में, क्योंकि एससीओ के अंदर वो सब तमाम देश हैं जिनका अभी तक अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है सिक्योरिटी में, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये सारे देश किसी तरीके से कोई ऐसा सहमति बनाएं
और ये लोग इवन यूरोप के देश, वेस्ट के लोग, वो भी चाहते हैं कि जो अब पड़ोसी देश हैं जो पूरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, क्या होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर अगर कोई ज़्यादा भूमिका निभाना चाहते हैं तो उसके अंदर एक सहमति बन सकती है। तो एससीओ, इट्स नॉट एससीओ बनाम नेटो, बट एससीओ का रोल पहले से हो सकता है कुछ ज़्यादा बन जाए। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब हफ्ते भर बाद ही भारत और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच बैठक होने वाली है, पूरा एक डेलीगेशन यहाँ से जा रहा है, उसमें भी जो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें से एक अफगानिस्तान भी है। किस तरह, किस डायरेक्शन में बात होगी? नहीं, एक तो उसमें ये होगा कि अफ़गानिस्तान तो ऑब्वियसली एक मुद्दा रहेगा, और उसमें ये होगा कि किस तरह से आने वाले सालों के अंदर भारत का रोल पहले से कुछ ज़्यादा हो पाए। उसके अंदर आर्थिक दृष्टि से हो सकता है, उसके बाद कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग वगैरह में हो सकता है। तीसरी बात जो इस पूरी मीटिंग के बाद फिर से उभर के आएगी, क्योंकि इस महीने के अंत में भारत एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने वाला है अफ़गानिस्तान के ऊपर। जितने प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो सारे अफ़गानिस्तान के अंदर जाके निवेश करना है जिन कंपनीज़ को, तो उसके अंदर बहुत सी कंपनीज़, बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग अफ़गानिस्तान से भी, बाहर से भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो उसके अंदर भारत अपने आप का एक रोल देखता है कि किस तरह से वो डेवलपमेंट के अंदर, किस तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर, आर्थिक तौर से, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुद्दा सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, उसको आर्थिक रूप से भी अपने आप को सस्टेन करना है 2014। और खासकर इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि किस तरह से चीन चाहता है भारत का रोल अफगानिस्तान में क्या हो, और अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान में क्या रोल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचदेवा हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सारा जहां में एक वक्त ले रहे हैं छोटे से ब्रेक लेने का, जल्दी हम लौटेंगे और बात करेंगे कुछ मसले और सवालों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा जहां, और अब कार्यक्रम का खास हिस्सा मसले और सवाल। पर्यावरण की चिंता को लेकर दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि 20 साल बाद फिर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जुटेंगे। 20 से 22 जून को होने वाले रियो +20 सम्मेलन में पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की कोशिशों की समीक्षा होगी। लेकिन बड़ा मसला और सवाल बना हुआ है कि विभिन्न जो देश हैं वो पर्यावरण समझौतों को लागू करने में अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं, और ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि धरती को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। सतत विकास और पर्यावरण की चिंता को लेकर ब्राजील के शहर रियो में 180 से भी ज्यादा देश फिर मिलेंगे। लेकिन अंग्रेजी अखबार गार्जियन के मुताबिक रियो +20 पृथ्वी सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन नीति पर सहमति बनने के आसार कम हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अभी तक साझा मसौदे के सिर्फ 20% हिस्से पर ही आम सहमति बनी है। रियो में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, लेकिन वास्तविकता ये है कि रियो से क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद के 17 सम्मेलनों का हासिल यही है कि देश अभी यही नहीं तय कर पाए कि धरती को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी कितनी है। बहरहाल सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था पर चर्चा, रेडियो एक्टिव कचरे का निस्तारण, वाहनों से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण, पीने के साफ पानी की उपलब्धता और जैव विविधता और वनों की कटाई अहम मुद्दे होंगे। लेकिन समस्या ये है कि कोई देश अपने उपभोग में कटौती नहीं करना चाहता। हर देश चाहता है कि उसका उम्दा जीवन स्तर बरकरार रहे और धरती को बचाने की कीमत कोई और चुकाए। यही वजह है कि 1997 में बने क्योटो प्रोटोकॉल पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, जबकि इसमें यह सिद्धांत स्वीकार किया गया था कि वातावरण में कार्बन जमा करने में जिस देश की जितनी भूमिका है उस पर धरती को बचाने की उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन विकसित देश अभी इसे भी लागू करने में टाल मटोल कर रहे हैं, और एक बार फिर ये मुद्दा बातचीत की मेज पर है। I would like those activists who are preparing to come to Rio +20 to protest and to also lament the inaction that we have seen, to open up a second front and to take a report like this and say, answer to the public. Why is it that we are not moving on these issues? भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन रियो सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत विकासशील देशों के लिए सतत विकास की नीति को बढ़ावा देने के एजेंडे पर जोर देगा। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ के हरित अर्थव्यवस्था की नीति का भी विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात चल रही है यहाँ पर सारे जहां की, लेकिन आइए नजर डालते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है।
उसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला अबू याहिया अल लीबी पाकिस्तान के कबायली इलाके में हुए ड्रोन हमले में मारा गया है। व्हाइट हाउस ने इसे आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी बताया है। अल लीबी पर अमेरिका ने $1 अरब का इनाम रखा था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी आवाज़ें लगातार बढ़ रही हैं और अमेरिका का कहना है कि उसका पाकिस्तान के लिए धैर्य लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान में सोमवार को हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा का नंबर 2 आतंकी अबू याहिया अल लीबी मारा गया। लीबी को अयमान अल जवाहिरी के बाद अलकायदा में सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। लीबी कबायली इलाके मीर अली में हुए ड्रोन हमले का मुख्य निशाना था। इस हमले में कुल 15 आतंकी मारे गए। पिछले साल एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ये अलकायदा के लिए दूसरा बड़ा झटका हो सकता है। लीबियाई मूल का लीबी 2005 में अफगानिस्तान के बगराम वायु ठिकाने की जेल से भाग निकला था। व्हाइट हाउस ने लीबी के मारे जाने की पुष्टि की। Our intelligence community has intelligence that leads them to believe that Al-Qaeda's number 2 leader, al-Libi, is dead. I can't get into details about how his death was brought about, but I can tell you that he served as Al-Qaeda's general manager, responsible for overseeing the group's day-to-day operations in the tribal areas of Pakistan, and he managed outreach to Al-Qaeda's regional affiliates. इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान के विरोधों की अनदेखी करते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव लियोन पनेटा ने कहा है कि अलकायदा के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने इन हमलों को गैर कानूनी और देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। पनेटा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध ज्यादा जटिल और निराशापूर्ण हो गए हैं और पाकिस्तान में तालिबान को शरण मिलने के मामले में अमेरिका का धैर्य जवाब दे रहा है। We've made very clear that it's difficult to achieve a secure Afghanistan as long as there is a safe haven for terrorists in Pakistan from which they can conduct attacks on our forces. अमेरिका के साथ पहले ही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने पनेटा के इस बयान पर नाराजगी जताई है। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन किस्मों के बयान से मतभेद खत्म करने की कोशिशों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपने देखी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ और खबरें संक्षेप में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन फोन हैकिंग मामले की जांच के लिए गठित जांच समिति के सामने अगले सप्ताह पेश हो सकते हैं। पेशी के समय उनसे तीखे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सुनवाई में कैमरन और उनके सहायक निक क्लेग जांच समिति के सामने पेश होंगे। पिछले साल उन्होंने संसद में इस बाबत अपनी सफाई भी पेश की थी। प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने गुप्त राजनीतिक बैठकों की जानकारियां मीडिया को बताई। सीरिया में हिंसा का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बुधवार को हुमा प्रांत में हिंसा का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें 78 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। विद्रोही गुटों का आरोप है कि सीरिया सरकार की सेना ने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया। इस बीच तुर्की पहुंची अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से अपील की कि वो सत्ता का हस्तांतरण करके देश छोड़ दें। लेकिन इधर बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस और चीन ने दोहराया कि सीरिया पर बाहरी दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। काहिरा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक अचानक बहुत बीमार पड़ गए हैं। बुधवार को जेल में मुबारक का 5वां दिन था और इस दौरान उन्हें 5 बार वेंटिलेटर पर रखा गया। जेल अधिकारियों ने 84 साल के मुबारक के स्वास्थ्य की जांच के लिए टीम तैनात की है। मुबारक को हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर अवसाद और मानसिक सदमे से पीड़ित पाया है और उन्हें सैन्य अस्पताल भेजा जा सकता है। समाचार एजेंसी एकाई के मुताबिक मुबारक ने सजा मिलने के बाद दवाएं और भोजन लेने से मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ओबामा बनाम रोमनी का मुकाबला अब तय होने के बाद दोनों में जोर आजमाइश जारी है।
राष्ट्रपति बराक ओबामा राजनीतिक चंदा जुटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मई में रिपब्लिकन मिट रोमनी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। ओबामा की प्रचार टीम का कहना है कि उन्होंने मई में $6 करोड़ जुटाए। इस महीने रोमनी और उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने 7.68 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा जुटाया। रोमनी की प्रचार टीम और रिपब्लिकन पार्टी के पास $10.7 करोड़ जमा हो गए हैं। ग्रीस में टीवी कार्यक्रम के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। बहस में दक्षिणपंथी गोल्डन डॉन पार्टी के प्रवक्ता ने कम्युनिस्ट सिराजा पार्टी की महिला नेता पर पहले तो पानी फेंका और फिर थप्पड़ भी मार दिया। उस दौरान ये चुनावी बहस लाइव चल रही थी, जिसे लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। भयानक कर्ज संकट से जूझ रहे ग्रीस में हालिया चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद दोबारा 17 जून को आम चुनाव होने हैं। दुनिया की बड़ी खबरों के बाद पड़ोसी देशों में हो रही वो अहम घटनाएं जिनका असर भारत पर हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा ने बंद पड़े 50 परमाणु रिएक्टरों में से 2 को फिर से चलाने की बात दोहराई है। टेलीविजन में राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि जापानी समाज सस्ती और स्थायी बिजली के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जापान में पिछले साल सुनामी आई थी, जिसकी वजह से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे विकिरण फैला था। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने सभी रिएक्टरों को बंद करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही जापान में बिजली उत्पादन में 30% की कमी हो गई। पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुए एक बम धमाके में कम से कम 22 लोग मारे गए और 34 के करीब घायल हुए। मरने वालों में 6 महिलाएं और 1 बच्ची भी शामिल है। धमाका शहर के गुलबेला इलाके के पास चारसदा रोड पर हुआ, जिसमें एक बस को निशाना बनाया गया। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इससे पहले गुरुवार को दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में हुए बम धमाके में 14 लोग मारे गए थे। बम को मदरसे के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में छिपा कर रखा गया था। ये इलाका तालिबान प्रभावित है। इस हमले में 40 लोग घायल हुए थे। जापान में पिछले साल आई सुनामी में एक बंदरगाह से टूटा एक बड़ा डॉक प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका के तट पर जा लगा। 165 टन भारी कंक्रीट, धातु और टायरों से बना ये डॉक 8000 किलोमीटर दूर बहता हुआ पश्चिमी अमेरिका के ओरेगॉन प्रांत के पोर्टलैंड तट जा पहुंचा। जांच में इसमें किसी तरह की नाभिकीय विकिरण नहीं पाया गया। 20 मीटर लंबे इस डॉक पर लगी एक पट्टी से इसकी पहचान हुई। डॉक को प्रशांत महासागर को पार करने में 15 महीने लगे। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में जापान से और भी मलबा उत्तरी अमेरिका के तटों पर जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार पर आर्थिक और पर्यटन संबंधी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। म्यांमार के लोकतंत्र के प्रयासों के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये फैसला किया है। म्यांमार दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बॉब कर ने गुरुवार को म्यांमार की सेना समर्थित सरकार के राष्ट्रपति थीन सेन और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार को आर्थिक सहायता दोगुनी करने का ऐलान भी किया। इससे पहले अप्रैल में कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। हाल में अमेरिका ने भी म्यांमार से कई प्रतिबंध हटाए थे। 4 जून को 1989 के चीन के तिएनमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ हुई चीन सरकार की हिंसक कार्रवाई की 23वीं बरसी थी। इस मौके पर हांगकांग में 4 जून की रात हजारों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल इसी दिन तिएनमेन चौक पर लोकतंत्र के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी मारे गए लोगों की संख्या को उजागर नहीं किया। चीन में साल के अंत में पार्टी नेतृत्व में बदलाव होने वाला है, इसलिए सरकार सख्ती बरत रही है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी तिएनमेन खोजे जाने और चीन की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट सीना वाइबो को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका ने चीन से आंदोलनकारियों को रिहा करने की अपील की है। फिलहाल सारा जहां में है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे समंदर के आर पार की दुनिया में क्या बदल रहा है और साथ ही कराएंगे खूबसूरत देश की सैर। और आइए अब देखते हैं कुछ हल्की फुल्की खबरें समंदर पार से।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के 60 साल पूरा होने के मौके पर पूरे देश में पुरानी शान और शौकत के साथ कई समारोहों का आयोजन किया गया। एलिजाबेथ द्वितीय 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी बनी थी। इस दौरान शाही महल बकिंघम पैलेस के साथ साथ लंदन में सजावट की गई और महारानी समेत शाही परिवार के सदस्यों को वायुसेना के विमानों से सलामी दी गई। 86 साल की महारानी की डायमंड जुबली मनाने के लिए 2 से 5 जून 4 दिनों तक चला समारोह मंगलवार को खत्म भी हो गया। देश में इस उत्सव को मनाने के दौरान दफ्तरों की छुट्टी की गई। ये विशेष छुट्टी थी। महारानी ने बुधवार को राष्ट्रमंडल देशों के चुनिंदा प्रतिनिधियों को भोज पर आमंत्रित भी किया। लंदन में पिछले 350 सालों में होने वाले सबसे बेहतरीन और खूबसूरत आयोजनों में से ये एक माना जा रहा है। महारानी विक्टोरिया के बाद वो इतने लंबे वक्त तक रहने वाली सिर्फ दूसरी ऐसी महारानी है। लेकिन इस बीच महारानी के पति 90 साल के प्रिंस फिलिप बीमारी की वजह से समारोह में मौजूद नहीं रहे और वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इस दौरान राजशाही का विरोध करने वाले विपक्षी रिपब्लिकन सदस्यों ने इसे शाही फजूल खर्ची करार दिया। समारोह खत्म होने पर देशवासियों के नाम उनका संदेश कुछ इस प्रकार था। The events that I have attended to mark my Diamond Jubilee have been a humbling experience. It has touched me deeply to see so many thousands of families, neighbours and friends celebrating together in such a happy atmosphere. But Prince Philip and I want to take this opportunity to offer our special thanks and appreciation to all those who have had a hand in organising these Jubilee celebrations. और दुनिया की सैर में आज बात करते हैं खूबसूरत देश मलेशिया की। तो ये थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगले हफ्ते हम इसी दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे लेकर आपके लिए सारा जहां।